महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज दो बड़ी बातें कही हैं। पहली तो ये कि 400 पार वाला नारा मिसफायर था, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कुछ तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। अजीत पवार लगातार जिसे कहा जाए कि बीजेपी से अलग रास्ता पकड़े हुए हैं और बटेंगे कटेंगे का नारा भी नहीं चलेगा। इसके ठीक पहले मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की रैली में अजीत पवार की गैर मौजूदगी भी चौंकाने वाली थी। इस मामले में जिस तरह से अजीत पवार को लेकर देवेंद्र फडणवीस का जवाब था, वो उलझन उनको हो रही थी। हालांकि 12 नवंबर को अजीत पवार मोदी के मंच पर दिखे थे। खास बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने के बावजूद कुछ मुद्दों पर अजीत पवार की राय बिल्कुल अलग है। वैसे तो लग ही रहा है कि अजीत पवार और बीजेपी के बीच कोई मतभेद है, लेकिन बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मिलजुल कर कोई खेल तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि अजीत पवार का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक है। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ अजीत पवार खड़े नहीं हो सकते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी उनका ना आना कुछ ना कुछ इशारा जरूर करता है। और एक समस्या और है महाराष्ट्र की राजनीति में, आप देखेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान ये वोट बैंक नहीं हो सकता। यहाँ जातियों में बटा हुआ पूरा का पूरा चुनाव दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर अब ये चुनाव आगे भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन बटोगे तो कटोगे वाले मुद्दे पर आपको महाराष्ट्र के दोनों मौजूदा उप मुख्यमंत्रियों का बयान सुनवाते हैं। किस तरह से जिस मुद्दे को बीजेपी बड़ा बनाकर पेश कर रही है वो अजीत पवार को पसंद ही नहीं। उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? तो चलिए अब जल्दी से हम आपको अजीत पवार की राजनीति को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में आप अजीत पवार की राजनीति को देखें तो वो राजनीति बीजेपी के खिलाफ थी, क्योंकि चुनावी बीजेपी के खिलाफ लड़ा था अजीत पवार ने। बीजेपी और अजीत पवार का वोट बैंक बिल्कुल एक दूसरे के उलट है, आप ये समझिए। लेकिन अभी पिछला विधानसभा चुनाव जो है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के साथ है इस समय अजीत पवार, सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकनाथ शिंदे का साथ दे रहे हैं। वोटर्स के बीच अब छवि बचाने की मजबूरी जो है वो खड़ी हो गई है अजीत पवार के सामने। जाहिर सी बात है वोट बैंक अलग अलग है, यही समझ में आ रहा है कि अजीत पवार के लिए वोटर्स के बीच छवि बचाने की मजबूरी है। वो बटोगे तो कटोगे जैसी बातों का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए अजीत पवार जो है वो रह रहकर कुछ अलग ही दिशा में अपना चुनाव प्रचार भी करते नजर आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव, भाई आप नेताओं की मजबूरी समझिए, एक तरफ आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन शरद पवार से अलग होने के बाद आपने इसी बीजेपी का दामन थाम लिया, इसी बीजेपी का हाथ थाम लिया। अब अगली खबर का हम रुख करेंगे यहीं से और अगली खबर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में जुबानी लड़ाई 4 कदम आगे बढ़ गई है। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाअगाड़ी पर हमला बोला है। फडणवीस ने कहा कि वोट के लिए महाअगाड़ी उलेमा के तलवे चाट रहा है। जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूँ। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ।
अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं। उसमें से एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। उलेमा बोर्ड की शर्तें कौन सी हैं जिन्हें मंजूर करने पर महाविकास आघाड़ी और महायुति के निशाने पर है? वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है, बिल को रद्द कराने में मदद करें। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए मिले। वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण के खिलाफ विधानसभा में कानून बनाया जाए। महाराष्ट्र में मुसलमानों को 10% आरक्षण मिले। महाराष्ट्र पुलिस भर्ती में मुसलमानों को प्राथमिकता मिले। सरकार बनने पर महाराष्ट्र में आरएसएस पर बैन लगे। सरकार बनते ही नितेश राणे पर कड़ा एक्शन हो। सलमान अजहरी को भी रिहा किया जाए। तो ये उलेमा बोर्ड की शर्तें हमने आपको दिखाई। जी न्यूज़।